हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी PYQ क्वेश्चंस की क्लास नंबर 9 है। 8 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको बेस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, और वो भी विद थ्योरी, यानी कि मैं आपको डिटेल भी साथ में एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, कंप्लीट डिटेल नहीं होती है। कंप्लीट डिटेल अगर आपको देखनी है तो हमने चंडीगढ़ पीआरटी का ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रखा है जो आपको मात्र 699 रुपये में मिल जाएगा। तो अगर आपने कोर्स को परचेज नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। देखिए, इसके अंदर हमने एसएसटी है। एसएसटी आपकी सबसे लेंदी थी, आपके 30 प्लस जो चैप्टर्स हैं वो एसएसटी के अंदर है। तो सबसे लेंदी आपकी एसएसटी थी जिसको हमने लगभग कवर कर लिया है। आपके 5 से 7 लेक्चर बचे हैं, आपकी एसएसटी खत्म हो जाएगी। साइंस की हम 9 क्लासेस कर चुके हैं ऑलरेडी, ये जल्दी ही आपकी ये समाप्त हो जाएगी। देन उसके बाद इंग्लिश ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर हमने 2000 प्लस स्पेलिंग्स प्रोवाइड करवा दी हैं। आपके 1000 प्लस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन प्रोवाइड करवा चुका हूं। आपके इसके अलावा 800 प्लस ईडियम फ्रेजेस प्रोवाइड करवा चुका हूं। और देखिए, आपको एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इस बात का आप विश्वास कीजिए। इससे बेस्ट मटेरियल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और एग्जाम से पहले हमारा सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा और इतने बेस्ट तरीके से होगा कि आपको एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कोर्स को परचेज नहीं किया है तो जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इससे भी ये ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होंगे कुछ समय बाद। तो अगर आपने कोर्स को नहीं लिया है ना तो मात्र 699 रुपये में आप कोर्स को ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैर लोकतांत्रिक सरकार को गिराना किस प्रकार की चुनौती है? देखिए, किस बारे में बात कर रहा है। गैर लोकतांत्रिक यानी कि लोकतंत्र नहीं है, गैर लोकतांत्रिक सरकार है। तो गैर लोकतांत्रिक सरकार को गिराना किस प्रकार की चुनौती में माना जाता है? किस प्रकार की चुनौती है? ऑप्शंस को देखिए आप। लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र का विस्तार करना, बुनियादी आधार को मजबूत करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए पहले आप एक्सप्लेनेशन को देखिए ताकि फिर आप ऑप्शंस को भी खुद से ही चूज कर सकें। तो देखिए, चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। इन देशों में यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार को गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। देखिए, ऑप्शन मिल गया ना आपको आंसर, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं देखिए आप। गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराना, तो मिल गया आपको, यही हमारा क्वेश्चन था कि गैर लोकतांत्रिक सरकार को गिराना है, शासन व्यवस्था को गिराना किस प्रकार की चुनौती के अंदर आता है? तो किस चुनौती में है? बुनियादी आधार को मजबूत करना या बुनियादी आधार को बनाने की चुनौती के अंदर। ठीक है, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की जो चुनौतियां हैं, ये तीनों चुनौतियां आपकी शामिल होती हैं बुनियादी आधार के अंदर। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा। देखिए, लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र का विस्तार करना, बुनियादी आधार को मजबूत करना, या फिर उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर सी, बुनियादी आधार को मजबूत करना। एक्सप्लेनेशन में आपको दिखा चुका हूं, यहां पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के कितने हिस्से में आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? बताइए आप। 1/3, 1/4, आधे भाग में, या आधे से ज्यादा भाग में? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर बी होगा। दुनिया के अभी भी 1/4 भाग ऐसे हैं, 1/4 भाग ऐसे हैं जहां पे आपका लोकतंत्र आज भी नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है। तो कितने हैं? आपके 1/4 भाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलग अलग देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां होती हैं। एक्सप्लेनेशन है ये आपकी। दुनिया के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां हैं। अगर आप डिटेल थ्योरी क्लासेस आपको देखनी है ना,
और आप चाहते हैं कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत ना हो, तो आपको कोर्स को परचेज करके थ्योरी क्लासेस को आप देख सकते हैं और विद पीडीएफ, यानी कि आप उनका पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं, प्रिंट निकलवा के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्बानियाई लोगों का संबंध किस देश से है? ऑप्शंस को देखिए आप, चीन से, सऊदी अरब से, इराक से या फिर यूगोस्लाविया से। तो देखिए अल्बानियाई, तो अल्बानियन लोगों का जो संबंध है वो आपके यूगोस्लाविया से है, यानी कि आंसर नंबर क्या होगा? डी होगा। अब हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सऊदी अरब, महिलाओं को भी सभी सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं, धार्मिक अल्पसंख्यकों को आजादी नहीं। अगर आपसे ये पूछा जाता है ना कि महिलाओं को कहां पे सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है, या धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी आजादी नहीं है किसमें? सार्वजनिक गतिविधियों में शामिल होने की, तो अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप आंसर देंगे सऊदी अरब की बात हो रही है। और युगोस्लाविया से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर चंडीगढ़ पीआरटी में पूछा भी जा चुका है। तो देखिए, कोसोवो प्रांत और अल्बानियाई लोगों के बीच जातीय तनाव, युगोस्लाविया बिखर गया था। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोसोवो प्रांत या अल्बानियाई लोगों का संबंध कहां से है, तो आप बताएंगे युगोस्लाविया से है। या आपसे अगर पूछा जाए कि युगोस्लाविया के अंदर किन दो समूहों के बीच में जातीय तनाव था, तो कौन कौन से थे? आपके कोसोवो प्रांत में रहने वाले और एक आपके अल्बानियाई लोगों के बीच में, इन दोनों के बीच में आपका जातीय तनाव था और जिसकी वजह से युगोस्लाविया आपका बिखर गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सुधार लाने का कार्य कौन करते हैं? राजनीतिक सुधार लाने का कार्य कौन करते हैं? तो देखिए आप, राजनीतिक दल करते हैं, राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति करता है या नागरिक करता है, राजनीतिक कार्यकर्ता करते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, आंसर नंबर डी होगा। उपयुक्त सभी क्या करते हैं? राजनीतिक सुधार लाने का कार्य करते हैं। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। राजनीतिक कार्यकर्ता को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या लाभ पहुंचाने वाले कानूनों के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने मतलब जागरूक करने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। लोकतांत्रिक सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं, आ गया ना आपका। इसलिए राजनीतिक सुधारों का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके राजनीतिक दल भी क्या करते हैं? राजनीतिक सुधार लाने का कार्य करते हैं। राजनीतिक रूप से जागरूक नागरिक भी क्या करते हैं? राजनीतिक सुधार लाने का कार्य करते हैं। और राजनीतिक कार्यकर्ता क्या करते हैं? ये भी आपके राजनीतिक सुधार लाने का कार्य करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों का संबंध किस देश के साथ है? ऑप्शंस को देखिए आप, बेल्जियम के साथ है, उत्तरी आयरलैंड के साथ है, ब्राजील के साथ है, या फिर अमेरिका के साथ है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। अमेरिका। अगर अमेरिका के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि नागरिक अधिकार जो कानून है ना, नागरिक अधिकार कानून कहां पे आया? आपका अमेरिका के अंदर। तो अश्वेत लोगों को समान अधिकार मिले, लेकिन वे अब भी गरीब, कम शिक्षित और कमजोर स्थिति में है। तो यानी कि अश्वेत लोगों के बारे में बात किसने की थी? आपके नागरिक अधिकार कानून अमेरिका ने। और अब बात आती है उत्तरी आयरलैंड की। तो गृह युद्ध की समाप्ति पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों में पारस्परिक विश्वास का अभाव था। कहां पे? आपके उत्तरी आयरलैंड में। और मैंने यही क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था? कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों का संबंध किस देश के साथ है। तो अब आपको इजीली आंसर मिल गया होगा। ऑप्शन क्या है आपके? बेल्जियम, उत्तरी आयरलैंड, ब्राजील या फिर अमेरिका। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? उत्तरी आयरलैंड, यानी कि आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागरिक अधिकार कानून किस देश में चलाया गया था? देखिए आपका क्वेश्चन आ गया है कि नागरिक अधिकार कानून किस देश में चलाया गया था। ऑप्शंस को देखिए आप, नेपाल के अंदर, अमेरिका के अंदर, श्रीलंका के अंदर या फिर बोलिविया में। ठीक है, नेपाल में, अमेरिका में, श्रीलंका में या फिर बोलिविया के अंदर। तो हमने जस्ट अभी देखा था कहां पे? आपका अमेरिका के अंदर। कहां पे? अमेरिका में। अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल के अंदर 2008 के अंदर आपका राजतंत्र समाप्त हुआ था और 2015 में नेपाल ने नए संविधान को अपनाया था। न्यू संविधान
कब अपनाया था? 2015 के अंदर। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में जो गृह युद्ध है ना, गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 2009 के अंदर हुई थी गृह युद्ध की समाप्ति। ठीक है। बोलिविया के बारे में अगर बात की जाती है तो बोलिविया में हुआ था आपका जल संघर्ष। क्या हुआ था? जल संघर्ष चला था, यानी कि जल के लिए लड़ाई हुई थी। कहां पे? आपके बोलिविया के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, नागरिक अधिकार कानून किस देश में चलाया गया? अमेरिका के अंदर। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन को देखिए आप। श्रीलंका 2009 में गृह युद्ध का अंत हुआ, विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य की प्रक्रिया शुरू हुई। अमेरिका नागरिक अधिकार, ऐश्वेत लोगों को समान अधिकार मिले, लेकिन वे अब भी गरीब, कम शिक्षित और कमजोर स्थिति में है। तो किसके बारे में बात हो रही है? आपके अमेरिका के नागरिक अधिकार कानून के बारे में। उत्तरी आयरलैंड के बारे में आप देख सकते हैं। गृह युद्ध की समाप्ति पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों में पारस्परिक विश्वास का अभाव था। तो कहां के बारे में बात हो रही है? आपके उत्तरी आयरलैंड के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक सुधारों को अपनाती है लेकिन राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है? एकाधिकार का मतलब होता है एक दलीय सरकार। आप ये भी समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ होने का अधिकार है, कोई दूसरी सरकार ही नहीं है। तो किस देश की कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक सुधारों को अपनाती है लेकिन राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है? ऑप्शंस को देखिए आप। चीन के अंदर, अमेरिका के अंदर, ब्राजील के अंदर, या फिर आपके श्रीलंका के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा। कहां पे? चीन के अंदर। अब आप देखिए एक्सप्लेनेशन को। चीन कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक सुधार को अपनाती है लेकिन राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार को भी बनाए रखती है। तो कहां के बारे में बात हो रही है? आपके चीन के बारे में। ये चीन वो देश है जहां की कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक सुधारों को तो अपनाती है लेकिन जो राजनीतिक सत्ता है उसके ऊपर अभी भी एकाधिकार बना के रखती है। अगर पाकिस्तान के बारे में पूछा जाता है तो क्या याद रखेंगे आप कि जनरल मुशर्रफ जनमत संग्रह कराते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है जनरल मुशर्रफ का संबंध किस देश के साथ है? पाकिस्तान के साथ। आपको याद रखना है तो जनरल जो मुशर्रफ हैं वो जनमत संग्रह करवाते हैं, मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप भी लगते हैं। तो ये अगर आपसे पूछा जाता है तो कहां के बारे में बात हो रही है? आपके पाकिस्तान के बारे में। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के विस्तार की चुनौती में शामिल नहीं है? मैंने आपको चुनौतियां बताई ना, एक तो आपका संविधान को मजबूत करने की चुनौती है, उसका विस्तार करने की चुनौती है, बुनियाद यानी कि आधार को मजबूत करने की चुनौती है। तो इसलिए यहां पे पूछा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के विस्तार की जो चुनौतियां है ना, उसके अंदर कौन कौन सी चीज शामिल है, और यहां पे पूछा है कौन सी चीज शामिल नहीं है। तो आपको नई वाली बताना है। तो ऑप्शंस को देखिए आप। बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों में लागू करना, स्थानीय सरकारों को अधिकार संपन्न बनाना, अल्पसंख्यक समुदायों की उचित भागीदारी रखना, या फिर सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होएगा ना, आंसर नंबर डी आएगा। सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करना यह विस्तार की चुनौती नहीं है, यह चुनौती है आपकी आधार की। यानी बुनियादी जो आधार है ना, बुनियादी जो आधार है उसको जो आप मजबूत कर रहे हैं उसकी चुनौती है ये सेना पर नियंत्रण को समाप्त करना, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करना। बाकी ये तीन आपकी ठीक है। बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों में लागू करना विस्तार की चुनौती है, क्योंकि तभी तो विस्तार होगा ना। जब आप एक जैसे सिद्धांत सभी इलाकों में लागू करेंगे तभी तो आपका विस्तार होगा। स्थानीय सरकारों का अधिकार संपन्न बनाना, भाई जो स्थानीय सरकार है, सीधी स्थानीय सरकारों का मतलब क्या हो गया? आपकी पंचायत हो गई, आपकी नगर पालिका हो गई। जब उनको आप कुछ अधिकार देंगे तभी तो आपकी चीजों का विस्तार होगा, तभी तो चीजें अच्छे तरीके से संपन्न हो पाएंगी। तो इसलिए ये भी आपका सही है। और अल्पसंख्यक समुदायों की उचित भागीदारी रखना, भाई सीधा और सिंपल से आप क्या चाहते हैं? लोकतंत्र के अंदर विस्तार चाहते हैं। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहां पे सभी की सुनी जाए, जहां सभी लोगों की वैल्यू हो, सभी का सम्मान हो, सभी की फीलिंग को समझा जाए। तो अल्पसंख्यक समुदाय उचित भागीदारी करेंगे किसके अंदर? आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर। तो इससे क्या होगा? आपके लोकतंत्र का विस्तार ही तो हो रहा है ना। तो ये भी आपका सही है। लेकिन सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करना ये आपका गलत है। ये आपके आधारभूत जो बुनियादी हैं चुनौती उनके अंदर शामिल है, विस्तार की चुनौती में शामिल नहीं है ये। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी, क्योंकि हमसे पूछा था नहीं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अभी एक्सप्लेनेशन भी है। तो अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती होती है।
कौन कौन सी हैं? लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना, ये सारी क्या है? इसकी चुनौतियां हैं। याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की चुनौती है? निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की चुनौती है? तो देखिए आप, मजबूत बनाने की चुनौती, विस्तार करने की चुनौती, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती, या फिर उपर्युक्त सभी। अब देखिए, मजबूत बनाने की चुनौती, इसके अंदर भी 3 से 4 चुनौती आती हैं जिससे रिलेटेड अभी मैंने क्वेश्चन पूछा है। जैसे विस्तार वाली अभी जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन था, तो इससे रिलेटेड भी आपकी कुछ अलग से चुनौतियां आती हैं और इसकी भी आपकी आती हैं। तो ये जो तीनों है ना, तीनों आपकी चुनौतियों के ही पार्ट है, जो मेन चुनौतियां हैं। तो लोकतंत्र की चुनौती कौन कौन सी है? मजबूत बनाने की चुनौती, विस्तार करने की चुनौती, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने लिख भी दिया है एक्सप्लेनेशन में कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। यह तो आपकी फर्स्ट हो गई। अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है, ये आपकी सेकंड हो गई। ये फर्स्ट थी, ये आपकी सेकंड। और लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, ये आपकी थर्ड नंबर की चुनौती हो गई। तो तीनों चुनौतियां आपकी शामिल हो गई हैं। आपकी फर्स्ट वाली मजबूत की, विस्तार की, और आपकी थर्ड वाली बुनियादी आधार बनाने की। तो सभी शामिल हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल संघर्ष के समर्थक मोरालेस किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? तो यानी कि एक जल संघर्ष हुआ था एक देश के अंदर, तो वो कौन सा देश था? आपसे ये पूछा गया है कि जल संघर्ष के समर्थक थे कौन? मोरालेस। ये प्रधानमंत्री बन गए थे, तो हमसे पूछा ये किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? युगोस्लाविया के बने थे, बोलीविया के बने थे, बेल्जियम के बने थे, या फिर इराक के बने थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, आंसर नंबर बी होगा। कहाँ के बने थे? बोलीविया के बने थे, बोलीविया के। तो अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। नेपाल राजतंत्र को खत्म किया कब? 2008 के अंदर। और संविधान सभा ने नए संविधान को कब बनाया था? 2015 के अंदर। बोलीविया जल संघर्ष के समर्थक मोरालेस प्रधानमंत्री बने। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने धमकी दी थी कि हम देश छोड़कर चले जाएंगे। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है तो यानी कि बोलीविया के बारे में बात हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये आपके क्वेश्चंस थे। तो हमने, अगर आप थ्योरी क्लासेस को विद डिटेल देखना चाहते हैं ना, और एकदम बेस्ट तरीके से आप प्रिपरेशन को करना चाहते हैं ना, तो आप इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, और वो भी विद पीडीएफ, ताकि आपको ये क्लासेस बार बार सुननी ना पड़े। आप पीडीएफ को निकालिए, एक बार क्लास को सुनिए, चीज़ों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप हाईलाइट कीजिए, और एग्जाम के अंदर इन चीज़ों का रिजल्ट आपको अपने आप देखने को मिल जाएगा। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।